अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। पाकिस्तानी सियासत में बड़ा अहम टाइम शुरू हो गया है क्योंकि मौजूदा हुकूमत को अब तकरीबन उनकी मुद्दत ख़त्म होने में 1 माह का वक्त रह गया है। वक्त कम, मुकाबला सख्त, क्योंकि अब हुकूमत ने एक बीड़ा उठाया है कि वो इंतखाबी इस्लाहात करना चाहती है और इसके लिए कल भी पार्लिमानी कमेटी बैठी और आज भी पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें बहुत सी तजावीज़ पेश की गई। बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 73 तजावीज़ हैं जो कि पेश की गई, जिनका बगौर जायज़ा लिया जा रहा है। आपके लिए वो पढ़ के भी चीज़ नतीजा सुना देते हैं। जनाब, एक तजवीज़ ये दी गई है कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं वो दस्तखत शुदा नतीजे की तस्वीर रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा। पोलिंग एजेंट्स को कैमरे वाला फ़ोन साथ ले जाने की इजाज़त देने की भी तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ जो इखराजात होते हैं इलेक्शंस के ऊपर, उसके अंदर भी एक तजवीज़ पेश की गई है और वो ये है कि कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 40 लाख से 1 करोड़ और सूबाई के लिए 20 से 40 लाख तक इंतखाबी इखराजात की इजाज़त दी जाएगी। अब धांधली में मुलव्वस इंतखाबी अमले की सज़ा के ऊपर भी तजवीज़ है और वो ये है कि सज़ा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल की जाए। ज़ाब्ता अखलाक की अगर खिलाफ वर्जी हो तो उसका फ़ैसला 15 दिन की बजाय 7 रोज़ में किया जाए। इसके साथ साथ एक अहम तजवीज़ जिसके ऊपर गौर हुआ वो ये है कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का तरीक़ाकार क्या हो। तो पार्लियामेंट सियासी जमात पर पाबंदी लगाने पर मुत्तफ़िक हो तो मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। ज़राए ने बताया है कि इस तजवीज़ के ऊपर भी गौर किया गया और उसके बाद अयाज सादिक साहब जो कि इस पार्लिमानी कमेटी को हेड भी कर रहे थे, उनसे इस मुतल्लिक सवाल भी हुआ क्योंकि काफ़ी कयास आराइयाँ हो रही थी कि क्या किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने के ऊपर गौर कर रही है हुकूमत या सियासी जमातें, या क्या चल रहा है। तो इसके ऊपर वजाहत की अयाज सादिक साहब ने और उन्होंने बताया कि सियासी जमात पर पाबंदी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन कमेटी में तरीक़ाकार यानी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के तरीक़ाकार पर गौर हुए कि पहले पार्लियामेंट को यह मामला भेजा जाएगा और अगर पार्लियामेंट मुत्तफ़िक हो कि सियासी जमात पर पाबंदी लगानी है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है इन सारी तजावीज़ की रोशनी में कि क्या हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात करने में कामयाब हो सकेगी। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमद सरफराज साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, सुहेल वड़ाइद साहब और मजहर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। महमद, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है वक्त बड़ा कम है, हुकूमत ने हदफ तो तय कर लिया है एंड ऑफ कोर्स तजावीज़, क्या आपको लगता है स्मूथ सेलिंग होगी और आसानी से ये लोग इंतखाबी इस्लाहात कर लेंगे? देखिए अलीना, बात ये है कि लगता तो ऐसा ही है कि ये अगर करने जिस तरीके से हमने देखा बुलडोज हो जाती हैं चीज़ें, तो वो शायद ये उस तरीके से करवा भी नहीं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि कोई ऑपोजिशन तो है नहीं और जो है दोनों हाउसेस के अंदर अगर मिलाकर जॉइंट सेशन, सच्ची मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत तशवीश हुई है। ये ठीक है जो रेगिंग के ऊपर पोलिंग एजेंट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ठीक है कि उसके ऊपर, लेकिन मुझे बहुत तशवीश हुई है ये इन्होंने चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप सियासी हरीफ को बैन कर सकते आप, यानी कि बेशक बाद में वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप ये जो चीज अगर आप अपने आप को देना चाह रहे हैं, ये पावर अगर आप पार्लियामेंट को ये वाली पावर देना चाह रहे हैं, तो ये तो वो सियासी हरीफ का 1 सीट वाला हो, 2 वाला हो, 3 वाला हो ही ना पार्लियामेंट के अंदर, कल को आना प्रीएम्प्टिव मूव अगर आप करके उनको उस पार्टी को बैन करने की कोशिश करें, तो ये देखिए सियासी उनको ये सोचना चाहिए कि आज एक जमात के खिलाफ इस्तेमाल होता है, जो कि हमें मालूम है कि ये किस लिए ये बात ज़ेर गौर आई है। तो ये अगर वो फैसला कर देंगे, करें किसी प्रेशर के अंडर करें, जिस भी वजह से करें, लेकिन सियासी पार्टीज को बैन करने की एक तो ना तारीख अच्छी रही है और फिर ये दूसरी जमातों के साथ भी होगा और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे इस चीज में बहुत सख्त तशवीश है। इसमें ये सियासी इस्लाहात नहीं है, ये कोई रिफॉर्म्स नहीं है, ये बेसिकली आपकी फिर नियत ही नहीं साफ, आप रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते, आप अपने अपोनेंट को, अपने राइवल को, आप उनको खत्म करना चाहते हैं। तो ये किस किस्म की ये बातें जो है वो ज़ेर गौर भी अगर ला भी रहे हैं, जिस तरह भी वो बेशक डिनाई करें कि जी हम बैन नहीं करना चाहते, लेकिन तरीकाकार और उसको सारा कुछ किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ होनी चाहिए बिल्कुल भी। और जहाँ तक वो जो इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं कि जी अगर इतने फंड अगर होने चाहिए इस्तेमाल, यहाँ पर कहाँ पर मॉनिटरिंग होती है? आप बताएं कि अभी जो है क्या इतने लाख रुपए लगते हैं
यहाँ पर क्या हमें नहीं मालूम, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, कि एक इलेक्शन में छोटी सीट पे कितना पैसा लगता है, बड़ी सीट पे कितना पैसा लगता है? आम बंदा तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर जो है एक्चुअली विजिलेंट होना पड़ेगा और असल में एक्शन लेना चाहिए, जहां पर ये इस तरह के जो होते हैं जो है वो वायलेट होते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी, ये जो सियासी जमात के ऊपर ये जिस तरीके से तरीकाकार को करने की ये अगर कोशिश कर रहे हैं, ये किसी के फेवर में नहीं जाएगी और कल को ये इन सब पे आएगी। आप देखिए, हमने देखा था पीपीपी से तलवार का सिंबल ले लिया, वो तीर पे लड़ते हैं। भुट्टो साहब ने भी बैन की जमात, फिर क्या हुआ? तो मतलब तारीख भी हमारे सामने है और ये एक दूसरे के खिलाफ सबके साथ यूज होती है चीज। ये अहम बात है, इसी पॉइंट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सोहेल वड़ायत साहब, आपकी तरफ यही पॉइंट लेके आऊँगी, क्या आप महमल की इस राय से इत्तेफाक करते हैं कि ये जो पाबंदी वाली ख़ास तौर पे बात है और कहा जा रहा है कि तरीक़ाकार मज़ीद डिफ़ाइन करने के ऊपर गौर हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लगानी है पाबंदी या कुछ, लेकिन महमल ये कह रही हैं कि जी ये तो इसकी आड़ में, रिफॉर्म्स की आड़ में आप सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं इख्तियार इस तरह देके? कि मैं 100% महमल साहबा से मुत्फिक हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है कि पीटीआई को कालदम करार दिया जाएगा और ना देना चाहिए। अगर मैदान ही सियासी खाली हो गया तो वो इलेक्शन कैसे होंगे, उन इलेक्शंस को मानेगा कौन और उन इलेक्शंस की अहमियत क्या होगी? मेरा ख्याल है कोई अहमियत नहीं होगी। और बिल्कुल महमल ने ठीक हवाला दिया, पीपल्स पार्टी को क्या क्या उसके साथ नहीं किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जिंदा रहा, पीपल्स पार्टी जिंदा रही, उससे इंतखाबी सिंबल छीन लिया गया, उसका नाम छीनने की कोशिश की गई, वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई और उसकी सारी लीडरशिप हटा दी गई। फिर नून के साथ ये हुआ, अब पीटीआई के साथ ये हो रहा है। तो ये हमारी जो तारीख है ये तो कोई काबिल फख्र नहीं है। सियासी जमात एएनपी जो है उसको कालदम करार दिया गया, उस वक्त वो जो थी फिर वो नए नाम से आ गई, एएनपी के नाम से आ गई, उस वक्त जो नैप के नाम से होती थी। तो ये सारा तारीख हमारे सामने है, इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इसके उल्टा नुकसान होता है। उसके बाद जो है आप ये देखें कि उसी एएनपी के या उसी नैप के आपने मुतालबात पे कालाबाग डैम मनसूख किया, उसी के कहने पे आपने उसके सूबे का नाम तब्दील किया, उसी के कहने पे 18वीं तरमीम हुई। तो ये सारे वाकयात वही तंजीम जिसको आप कहते थे गद्दार है नैप, और उसको कालदम करार दिया गया, उसी और पीपल्स पार्टी के दौर में करार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जरिए करार दिया गया, और उसी को आपने फिर पीपल्स पार्टी ने मिलके उसके साथ उसके मुतालबे को मानते हुए सूबा खैबर पख्तूनख्वा रखा नाम उसका, कालाबाग डैम जो है उसको खत्म किया और इसी तरह जो है उनके सब मुतालबात माने। तो ये तारीख हमारे सामने है, इससे सबक सीखना चाहिए। अच्छा सर, आप हमारे इलेक्शन स्पेशलिस्ट हैं, तो हमें ये भी थोड़ा सा बताइएगा, ये जो तजावीज़ और इंतखाबी इस्लाहात के नाम के नीचे जिन चीज़ों पे गौर किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन है और बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, या आपको लगता है कि हमारे इशूज़ कुछ और हैं और उनके ऊपर फोकस होना चाहिए था, या आपकी तजवीज़ क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़े अनरियलिस्टिक पहले जो थे वो एक्सपेंडिचर दिए गए थे और कोई कंट्रोल नहीं है। इंडिया में निस्बतन बेहतर कंट्रोल है। वहाँ जहाँ पे इलेक्शन कमीशन होता है वहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नुमाइंदा भी होता है और वो देखता है कि उम्मीदवार ने कितने पैसे खर्चे हैं और वो चेक करता है और तब जाके वो इलेक्शन जो है वो बंदा जीतता है, जब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये भी उसको सर्टिफाई करता है। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे रेवेन्यू के लोग हैं ये चेक करें कि किसी उम्मीदवार ने जो लिमिट है कानूनी उसको क्रॉस तो नहीं किया। हमारे यहाँ पहले तो बड़ी गैर हकीकत पसंदाना लिमिट्स हैं, तो अब हम सबको पता है कि करोड़ों रुपए लगते हैं। एक एमएनए जो है 4-5 करोड़ तो आराम से उसका लगता है, क्योंकि 300, 250, 300 पोलिंग स्टेशन होता है। सिर्फ पोलिंग स्टेशनों पे ही आपने बंदे बिठाने हो, कैंप लगाने हो, तो उस पे कितने पैसे लग जाते हैं। और फिर उस दिन उनका खाना है, इससे पहले की कैंपेन है, इश्तिहारात हैं, ठीक है, पब्लिसिटी है, ये सारा कुछ खाने हैं, ये सारा कुछ पे क्या क्या लगता है। इसी तरह एमपीए जो है उसकी भी गैर हकीकत पसंदाना है। पहले तो इसको हकीकत पसंदाना किया जाए और फिर इसके ऊपर सख्त जो है वो चेक किया जाए, तब जाकर जो है, जैसे इंडिया की मिसाल हम वो उसको दोहरा सकते हैं, उससे कॉपी कर सकते हैं
कि किस तरह उन्होंने इसको कंट्रोल किया। वहाँ अब भी बड़ा मिसयूज होता है, लेकिन कुछ कोशिश की है उन्होंने, उनके इलेक्शन कमीशन ने और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए ताकि एक मिडिल क्लास आदमी या चलो अपर मिडिल क्लास आदमी ही कम से कम इलेक्शन लड़ने के कायल कर दे। अगर ये अखराजात इतने ज्यादा हो गए तो ये तो फिर इस वक्त तो एलीट ही लड़ सकती है। जो फजल हुसैन राई हैं और जो सेला हैं वो अब नहीं लड़ सकते, जो पहले लड़ देते थे पहले, अब वो नहीं लड़ने के काबिल रहे। शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है? और दोबारा ज़रा उस पॉइंट के ऊपर भी आएंगे। ये जो बात हो रही है कि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है एटलीस्ट कि तरीक़ाकार, अगर किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगानी है तो उसका तरीक़ाकार मज़ीद वज़ा करने पे गौर किया जा रहा है। यानी उनके मुताबिक एक बैरियर रखा गया है, पहले पार्लियामेंट के पास आएगा ये तजवीज़, अगर वो मुत्तफ़िक हों तो फिर आगे इसको लेके जाया जाएगा। क्या आपके ख्याल में ये एडिशनल एक स्क्रूटनी का अमल है या फिर इसको गलत तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले तो देखें, मुझे ये समझ नहीं आती कि इलेक्शंस होते रहे पाकिस्तान में, अभी तक हम किसी एक फॉर्मूले पे नहीं पहुंचे हैं कि क्या इलेक्शन कवानीन होंगे जिसके तहत आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकें। यानी कि पिछले 5-6 साल में ही आप देखें ये चौथी मरतबा रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 बना, तमाम पार्टीज की मुशावरत के बाद बना। 2018 के इलेक्शंस उसके मुताबिक हुए, वहां पे भी फिर आरटीएस वगैरह जैसे इश्यूज पैदा हुए। फिर तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए। फिर पीडीएम हुकूमत आई, उन्होंने रिफॉर्म्स किए। अब फिर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। मतलब इतने रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है? दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं, आपको पता है किस तरीके से होते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी होते हैं, वहां पे इस तरह के धांधली के इंजाम नहीं लगते। मसला ये है कि आप जितने भी कवानीन बना लें, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज की नीयत ही नहीं होगी कि हमने बगैर धांधली के इलेक्शन लड़ना है, तो जितने भी सख्त कवानीन होंगे आप उसमें से लूप होल निकाल लेंगे। जब तक आपकी रियासत की ये सोच ही नहीं होगी कि हमें इंडिपेंडेंटली इलेक्शन होने देने हैं और कोई भी पार्टी उसमें जीते वो जीत के सामने आ जाए, तब तक आप जितने भी कवानीन बना ले वो यूजलेस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून बनाते हैं वो उसका लूप होल भी निकाल लेते हैं। मतलब आप ये देखें ना कि क्या कवानीन बने थे, फिर आपको पता चला कि आरटीएस ही बैठ जाता है। कवानीन बन जाते हैं, लेकिन अगर आप पोलिंग एजेंट को ही गिनती के वक्त बाहर निकाल दें तो कोई क्या कर सकता है कानून साजी करके भी। तो ये इस किस्म के इश्यूज हैं जिसका पॉलिटिकल विल से ताल्लुक है कि इलेक्शन लड़ने वाला ये सोचे कि मैंने अवाम के वोट से आना है, मैंने बुलडोज करके धांधली के जरिए नहीं आना, वरना तो ये इलेक्शन पोलिंग एजेंट को अगर आप धक्के मार के बाहर निकाल दें पोलिंग के वक्त या गिनती के वक्त, तो कौन सा कानून है जिसमें आपको तहफ़्फ़ुज़ दे देगा? तो मेरे ख्याल से इसका बड़ा मसला कवानीन से ज्यादा पॉलिटिकल विल का है, जो दिखाने की जरूरत है। बेशक आप कवानीन को स्ट्रिक्ट करते रहें और बेहतर बनाते रहें, जैसे इसमें भी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले से अगर वो धांधली में मुलविस हैं उनकी सजा बढ़ा दी जाएगी, कैमरे लगाना जरूरी है, पोलिंग एजेंट अगर अपना फोन लेके जाना चाहता है तो वो ठीक है। ये मेरे ख्याल से इस्लाहत ठीक है और इस पे तो मेरे ख्याल से किसी पार्टी को इख्तलाफ होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम पे एक ऐसी तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं कि पार्टी बैन करने का इख्तियार जो है वो हम पार्लियामेंट को दे देंगे और आप ये कहेंगे कि नहीं हम पार्टी को बैन नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ उसका प्रोसेस जो है उसके तरीकेकार को तब्दील कर रहे हैं, इस वक्त क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या ये किसी से बात ढकी चुकी है कि नून लीग के कई मिनिस्टर्स, पीपल्स पार्टी के कई मिनिस्टर्स ये आके कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगना चाहिए। तो जब आप ये स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, बैक बाय दिस कानून जो आप लेकर आना चाहते हैं, जो आप प्रोसेस की तब्दीली करना चाहते हैं, उससे तो आपकी नीयत वाज़ेह तौर पे ये लगती है कि किसी ना किसी मरहले पे अगर आपको लगता है कि मामला कंट्रोल नहीं हो रहे तो शायद आप इस हद तक चले जाएं कि पार्टी को आप बैन कर दें, और फिर ठीक है एक दफा पार्लियामेंट ने बैन कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके पार्टी अपना केस लड़ती रहे। लेकिन देखें ये कितना, एक तो उसकी क्लैरिटी नहीं है कि ये 2/3 मेजॉरिटी से होगा, सिंपल मेजॉरिटी से होगा, क्योंकि कल को किसी भी पार्टी की अक्सरियत आए वो अपने मुखालिफ को बैन कर देगी। जो भी जवाज होंगे, आई एम श्योर कोई ग्राउंड तो होंगे उसके, लेकिन वो ग्राउंड लेके अगर आपकी मेजॉरिटी आपने बैन कर दिया, बाद में पार्टी जाके भुगतती रहे, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती रहे। मेरे ख्याल से ये अगर प्रोसेस को इस वक्त चेंज कर रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही नजर आती है, और इस वक्त तो यही इशारा मिल रहा है कि ये शायद तहरीक इंसाफ के लिए किया जा रहा है। और मैंने बिल्कुल सही बात की, अगर कोई ऐसी पार्टी है, मिसाल के तौर पर पीटीएम के 2 लोग आ गए, वैसे तो वो आजाद आए थे, लेकिन अगर ऑफिशियली आ जाते पूरी पार्लियामेंट तो उस वक्त तो इकट्ठा हो जाती उनके खिलाफ, इन दोनों इस पार्टी को हमने बैन कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करते? तो मेरे ख्याल से तो इसके कोई तरीकेकार की जरूरत नहीं है, जो तरीकेकार है वही है, और बुनियाद और असूली तौर पे भी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करके कोई फायदा हासिल हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ट्रू। अच्छा शहजाद, क्विकली ये भी बता दीजिएगा कि आपके पास इसकी मालूमात हैं कि बड़ी अहम ये मीटिंग, इसमें पीटीआई की तरफ से सेनेटर अली जफर जो इस कमेटी का हिस्सा भी हैं, वो क्यों नहीं थे? मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शामिल हुई, क्योंकि एटलीस्ट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हैं
जिसमें अली जफर साहब भी हैं, वो तो उनकी तो मूवमेंट नॉर्मल है, वो तो अदालत भी जाते हैं, टी पर भी आते हैं, बाकी सारे उनके रहनुमा इस वक्त गायब है। तो मुझे पता नहीं है कि क्यों अली जफर साहब नहीं गए, क्या पार्टी की इंस्ट्रक्शंस थी कि वो ना जाए, ये भी मुमकिन वजह हो सकती है, क्योंकि जो भी प्रोसेस हुआ है पीडीएम गवर्नमेंट आने के बाद, जो भी नेशनल असेंबली में जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें किसी में हिस्सा नहीं बनी। सेनेट में अलबत्ता वो आवाज़ ज़रूर उठाते रहे, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्यों वो शामिल नहीं हुआ इसमें। ठीक है, फेयर इनफ। मज़हर अब्बास साहब, आप कहिएगा, आपको ये जो सारी तजावीज़ पेश की गई हैं, इंतखाबी इस्लाहात इन जनरल, ये दुरुस्त समत में है? और ख़ास तौर पे अभी हम बात कर रहे थे, पिछले इलेक्शंस में हमने देखा आरटीएस एक हमारे लिए नया सिस्टम, उसके ऊपर सारा का सारा मामला, लेकिन किस तरह से फिर वो एंड मोमेंट पे बैठ गया, बहुत बड़ा सवालिया निशान। अब आप क्या देखना चाहते हैं अगले इलेक्शंस में? सबसे पहला फोकस इस कमेटी का किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए था? देखिए, पहली चीज़ तो आपको ये वो कर दूं कि पीटीआई, आज जो सुबह खबर छपी है वो ये कि पीटीआई ने बॉयकॉट किया है इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी। दूसरी बात ये कि ये सारी जितनी भी आपकी तजावीज़ हैं, इन तजावीज़ को अगली पार्लियामेंट के लिए रखते हैं उठाकर। अगर क्योंकि आप इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं, सारी पार्टियां वो करती हैं, तो आपने या तो इसको 15 महीने पहले करते, आप जैसे ही आते पहली चीज़ें पहले 3 महीने में ये करते, पेश करते, सबसे डिस्कस करते, डिबेट करते। अब तो डिबेट का भी टाइम नहीं है ना आपके पास, तो लिहाजा बेहतर ये है कि इस सारी तजावीज़ को आप एक मुंतखब पार्लियामेंट जो आइंदा आएगी 5 साल के लिए, उसके सुपुर्द कर दें। वो पार्लियामेंट फैसला करे, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं बहुत सी चीज़ों पे। दूसरी बात ये कि एक ज़माना था, बड़ी बदकिस्मती है कि एक ज़माना था जब जनरल ज़िया-उल हक की नर्व्स पे पीपल्स पार्टी सवार थी और इंतखाब मुलतवी करने के लिए नारा लगाया गया कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब। आज नारा लगाया जा रहा है पहले इस्लाहात फिर इंतखाब। अब इतने अरसे में तो ये सारा काम किया नहीं गया। दूसरी बात ये कि अजीब पार्लियामेंट है ये, इसी पार्लियामेंट से जो है वो ऐसे करारदादें हो रही हैं जिसका डेमोक्रेसी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अब ये पार्लियामेंट ये फैसला करने जा रही है कि जी पार्लियामेंट से होके जाए, अगर सियासी ये फैसला नहीं करे कि सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालफत की जाएगी, ये फैसला किया जा रहा है कि सियासी जमात पर पाबंदी कैसे लगाई जाए, उसका तरीक़ाकार क्या हो। फिर साफ साफ ये फैसला करें ना कि आप अगला इलेक्शन चाहते हैं, आप अगला सिलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन नहीं चाहते, और एक जमात के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। यही बात हमने पिछले ज़िया-उल हक के 11 साल में देखी कि एक जमात को आउट कर दो, जनरल मुशर्रफ के दौर में देखी 2 जमातों को आउट कर दो। तो भाई लोगों को फैसला करने दें, लोग किस जमात पर अपना एतमाद करते हैं, किस जमात पे नहीं करते हैं। ये फिर क्यों नारा लगाया जाता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है? ये कौन सा तरीका है? दूसरा, फंडिंग्स के हवाले से बेहतर ये कि सियासी जमात के ऊपर वो कर दिया जाए कि ये पॉलिटिकल पार्टी अपने उम्मीदवारों की, आप उसका 1 अरब रख दें उस सियासी जमात के कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए 1 अरब रुपए खर्च किया जाएगा। अब वो जाने वो किस तरह उसका अकाउंट फॉर निस्बतन ज़्यादा आसान होगा, बजाय इसके कि आप MNAs और MPAs और इनके अकाउंट जो है कि उन्होंने इलेक्शन पे सर्व किए नहीं किए, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का कि उसने इंतखाबात, इसलिए कि हमने नहीं देखा अब तक। यहाँ तक तय हुआ कि जी इंडिविजुअली सारे MNA अपना पर्सनल अकाउंट खोलेंगे सिर्फ इंतखाबात के अखराजात के लिए। उसके बाद आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो हमारा ये जो जिस तरह शहजाद बात करें ना, रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स दर रिफॉर्म्स क्यों की जा रही है? नियत का फुकदान है। सियासी जमातों के रवैये गैर जमहूरी हैं। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि मनपसंद चीजें हों। ये इतनी इंपॉर्टेंट इस्लाहात को आप 2-3 हफ्ते पहले लेकर आ रहे हैं। 73 के करीब आप जो है इस्लाहात करना चाहते हैं, पूरे 15 महीने आप दे रहे हैं। आप अगली पार्लियामेंट पे छोड़ दें, अगर आपने करनी है तो ये आप में से ज्यादातर लोग अगली पार्लियामेंट में भी होंगे, चले जाए, लेकर चले जाए। आप अगली पार्लियामेंट में जब आए उस पर डिबेट करें, राइट और रॉन्ग पता चल जाए।
ठीक है। अच्छा महमल साहब, आई कम बैक टू दिस एज वेल। एक मिनट महमल प्लीज मुझे मौका दीजिएगा, मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करूंगी क्या इसको अगली पार्लियामेंट के लिए छोड़ देना चाहिए, क्या फौरी तौर पर नहीं करना चाहिए, जो उसमें अच्छी तजावीज़ भी हैं उनको भी। लेकिन महमल साहब ने भी कंपैरिजन किया और उन्होंने कहा, हालांकि बिल्कुल बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी जमातों के ऊपर किसी भी तौर पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जब भी हम ये बात करते हैं और डिस्कशन आती है तो इसमें ये ज़रूर होता है कि हम माजी में सियासी जमातों से जो मवाजना करते हैं, मौजूदा जो सूरत हाल बन रही है उसमें बड़ा फ़र्क है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि माजी में किसी सियासी जमात ने इस हद तक चीज़ों को लेके गए हों, इस नहज तक रियासत के ख़िलाफ़ बात की हो, बट इस बार ये हुआ, तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसी सूरत हाल में मज़हर अब्बास साहब आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, बहुत से वाक़यात हैं जो आप यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते। माजी में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए, शायद इस एक्सट्रीम पर नहीं हुए हों, लेकिन दहशतगर्दी को पॉलिटिक्स से डिफरेंशिएट करें। जिन्होंने दहशतगर्दी की है, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, या तो फिर क्या करते हैं आप, फिर एक जमात का जहां जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, तो फिर सबसे पहले आप उस चीज़ को देखते हैं, उसको फिर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नेटवर्क उस पर लेकर आते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है या इनका पैटर्न है एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक किसी वाक़े की वजह से, कुछ वाक़यात की वजह से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर कर सकते। खुद आपके प्रीव्यू में देख लें, एंटी टेररिज्म एक्ट को देख लें, उसको पढ़ लें, उसमें किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन आउटलॉड डिक्लेयर होती है। और हमने तो आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन से मुज़ाकरात किए हैं, आज भी करते हैं हम मुज़ाकरात आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन से। तो आप पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप आउटलॉड डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके तरीके टेररिज्म और जो टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है तो उसको पहले देखना चाहिए। ठीक है महमल साहब, मेरे पास टाइम ज़रा कम रह गया, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक पहले लेने हैं। महमल, अगर आपका बिल्कुल मुख्तसर सा पॉइंट है तो प्लीज़ कह दीजिएगा। मैं ये कह रही थी कि जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्लॉजेज हैं या अमेंडमेंट्स हैं जो ज़रूरी भी हैं इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए, जिसपे शायद सारी जमातों का जो पार्लियामेंट में है, जो पार्लियामेंट में नहीं है, उनका एक कंसेंसस हो, उसको तो लाया जाए। उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि आप अगली गवर्नमेंट तक का वेट करें, आप ज़रूर करें, लेकिन ये हमें ये नज़र आ रही है चीज़ कि ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करेगी और टाइम भी इतना नहीं, महीना रह गया आपकी गवर्नमेंट का। आप खुद कह रहे हैं कि 14 अगस्त तक, और ये आप डेट्स भी दे रहे हैं, तो फिर आप किस तरीके से ये चीज जो है लाएंगे? और अगर आप बुलडोज करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली इस पे सवाल बहुत से सवालात खड़े करेगा। ब्रेक लेनी है हमें क्विकली, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना है, जिसमें पाकिस्तान के लिए जो अगला प्लान है, स्टैंड बाय प्लान, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। अब इस सिलसिले में जो कुछ दिनों से एक्टिविटी हो रही है उससे मुतालिक आपको आगाह करते चलें कि वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट कंट्रोल करने का एक प्लान भी तय पा गया है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि कुछ जो काम किए जाएंगे वो ये है कि अगले साल ज़ीरो सर्कुलर डेट का प्लान तैयार किया गया है। साथ ही साथ 400 अरब इस साल गर्दिशी कर्जे के लिए ज़ायद जारी करनी पड़ेगी रकम, और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। और फिर 122 अरब रुपए का मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में ये बताया गया कि इजाफा भी हुआ है। इसके साथ साथ जो फाइनेंसिंग गैप था IMF के मुआहदे में पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 8.2 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा भी जो है ना IMF ने मंजूर कर दिया पाकिस्तान का। और इस सिलसिले में जो दोस्त ममालिक से हमें आनी थी रकम वो भी मौसूल होना शुरू हो गई है। सऊदी अरब ने 2 अरब डॉलर्स जमा करवा दिए हैं, इसी तरह चीन से मुतालिक बताया जा रहा है, और UAE ने भी अब से कुछ देर पहले बताया वज़ीर ख़जाना ने कि 1 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को दिए हैं। अब दावा करिए हुकूमत, बड़े बड़े दावे कि जी मईशत को हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है और इसी के लिए हम जो कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान की बदहाल मईशत को दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन कर रहे हैं। अभी तक जो इक़दामात उठाए गए हैं हुकूमत की जानिब से माशी तरक्की के लिए, इनको अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा रेट करवाते हैं। 5 स्टार्स, 5 सितारे हैं हमारे तज्ज़ियाकारों के पास, कितने सितारे देना चाहेंगे वो? 1 बीइंग द लोएस्ट, 5 बीइंग सबसे ज़्यादा, अगर ज़बरदस्त कारकर्दगी हुकूमत की लगती है तो। हम मज़हर अब्बास साहब आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, कितने स्टार्स देंगे आप हुकूमत को? देखिए, ये तो एक इंटरम गवर्नमेंट थी, 15 महीने के लिए उनको आना था। 15 महीने में उन्होंने
आखिरी 1-2 महीने के अलावा उन्होंने कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी उनकी बड़ी आई है, और इस इकोनॉमिक पॉलिसी के तो हमें अभी फॉल आउट देखने हैं, तो इस वक्त हम कैसे रेट कर सकते हैं इसको? अभी तो आपने IMF से एग्रीमेंट किया है, अब आपकी गवर्नमेंट खत्म हो रही है, तो अगर आज आपने IMF से एग्रीमेंट किया है तो मैं उसको कैसे रेट करूंगा? लेकिन अगर मैं पिछले 12-13 महीने को रेट करूं तो मुझे तो कहीं ऐसे स्टार्स नहीं नजर आते जो मैं स्टार्ट दूं उनको, क्योंकि माशी तौर पे तो आपने बिल्कुल हमें कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। आप महंगाई की शरह देखें, आप लोगों का तर्ज जिंदगी किस तरीके से नीचे आया है, लोगों की खरीद से चीजें बाहर हो गई हैं। मैं तो इस स्टार्ट देने की पोजीशन में नहीं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इस 1 महीने का अभी IMF के इस डील का इम्पैक्ट तो हमें आगे जाके देखना है। ठीक है, मजहर अब्बास साहब स्टार नहीं दे रहे, सुहेल साहब आप स्टार देंगे क्या? आप भी मजहर अब्बास साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? नो, 2 स्टार दे दो। 2? अच्छा 2 सर, क्यों? मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ तो बेहतरी की है, डिफॉल्ट से बचाया है, लेकिन जाहिर है उसका अभी इम्पैक्ट नहीं आया, उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि वर्स्ट से तो हम कम से कम जो है वो 2 स्टार दे सकते हैं। मैमल कितने स्टार देंगी? ठीक है रीना, मैं भी 2 स्टार दूंगी। ओके। और उसकी एक तो बड़ी वजह यह है कि ये जो जाहिर बात है जो इस वक्त प्रोग्राम आया है उसकी वजह से हम एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, अब बिल्कुल हम ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट थे, तो वो खतरा फिलहाल टला है। जो 9 महीने का एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट आप कह लें या इस तरह की आप जो चीज़ है वो कह लें, देखा जाए लीना तो इस हुकूमत ने लेकिन अभी तक ना मुश्किल फैसले जो मुआशी तरक्की के लिए लिए जाने चाहिए ना वो इन्होंने नहीं किए। उसमें प्राइवेटाइजेशन है, उसके अंदर जिस तरह होता है बिजली के नुकसान को खत्म करना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, खर्चे कटेल करने हैं, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। वो कहते हैं हमें हालात बड़े मुश्किल मिले थे, लेकिन कितना इन दावों के ऊपर सही कर। शहजाद साहब से पूछते हैं, मेरा ख्याल है हम ये क्या कहती हैं शहजाद साहब? एवरेज चल रही है 2 तज्जियाकार ने दिए 2, मज़हर साहब ने दिए 9, आप कितने स्टार्स देंगे? अच्छा, वैसे देखें टीचर्स स्टार 1, 2, 3 उसको देते हैं जो कि अच्छा काम करता है, मतलब यहाँ तो बुनियादी तौर पे अच्छा काम हुआ ही नहीं, मतलब जो काम अक्टूबर में होने थे वो जो काम अक्टूबर में होने थे वो जाके हम जून में कर रहे हैं, और उस वक्त कर रहे हैं जब माशी हालात और बिगड़ चुके हैं, तो फिर स्टार वैसे बनते नहीं। लेकिन 2 स्टार मैं इसलिए दूंगा कि एक तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की, IMF की MD से मुसलसल राब्ते में रहे, और जहां पे ऐसा लग रहा था कि ये शायद ना हो मुआहिदा, वो हो गया। 1 स्टार मेरे ख्याल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, क्योंकि वजीर आजम कहते रहे कि सऊदी अरब से और UAE से पैसे लाने में उन्होंने बड़ी मदद की। अगर आप प्लेनली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में बात करती तो इसाक डार साहब का तो कोई स्टार नहीं बनता, वेरी गुड या गुड भी नहीं बनता मेरे ख्याल से। तो इस पे जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो हुआ था शायद उससे बुरा करती नून लीग, लेकिन ऑब्वियसली वो उनकी मजबूरी है, वो कर नहीं सकते। क्योंकि आपको ये पता होगा, मेरे ख्याल से ये पब्लिक नॉलेज है टू एन एक्सटेंट, कि जो आखिर में IMF से डील हुई उसमें वजीर आजम ने डायरेक्ट एक तो MD को भी इंगेज किया है, MD IMF को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी कहा है कि जो आपने इकदाम लेने हैं वो ले लें। फाइनेंस मिनिस्टर वॉज आउट ऑफ द पिक्चर, क्योंकि वो एक तो जो पोजीशन ले चुके थे कि हम IMF की तमाम शराइत नहीं मानेंगे, फिर कह चुके थे जियो पॉलिटिक्स है और साजिश हो रही है, गोल पोस्ट चेंज करता है IMF। उसके बाद ऑब्वियसली IMF ने फाइनेंस मिनिस्टर से तो बैठ के बात करनी नहीं थी, तो इट वाज प्राइम मिनिस्टर हु वाज डायरेक्टली डीलिंग विद द अदर पीपल इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसके बाद ये मुआहिदा हुआ है। ये मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस फाइनेंस मिनिस्टर को आप लेकर आए थे कि मुल्क को वो माशी मुश्किलात से निकालेगा, उन्होंने ताल्लुकात इस हद तक कर दिए थे खराब कि फिर प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से मैं भी 2 स्टार्स दूंगा, क्योंकि एक हमें स्टॉप गैप अरेंजमेंट की सूरत में ये 9 महीने का प्लान मिल गया है, लेकिन पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर इसमें आपने इकदामात नहीं उठाए, रिफॉर्म्स नहीं किए, तो बहुत देर हो जाएगी। और ये जो आपने सर्कुलर डेट वाली बात की, अब आप पिछले 5 साल की जरा नून लीग के तमाम पूरी क़यादत के बयानात उठा के देख लें, जिसमें वो तहरीक इंसाफ को कहते थे सर्कुलर डेट आपने बढ़ा दिया, और उस वक्त तहरीक इंसाफ कहती थी कि कैपेसिटी चार्जेस हैं, यानी कि बिजली का कारखाना चले या ना चले आपने वो अदा करने हैं। उस वक्त हुकूमत कहती थी, यानी कि आज की हुकूमत यानी कि नून लीग कहती थी कैपेसिटी पेमेंट कोई मसला नहीं है, आप बिजली ज्यादा पैदा करें, डिमांड ज्यादा पैदा करें, तो सर्कुलर डेट आपका पर यूनिट कम हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला कहां गया? वो फॉर्मूला बिल्कुल नाकाम हो गया है। और अब अलीना जो टैरिफ है ना आपका, अब 31-32 रुपए पे पहुंच चुका है, उसका 65% कैपेसिटी चार्जेस का है, यानी कि आप वो चार्जेस और बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपका डिवैल्यूएशन होगी, कैपेसिटी पेमेंट बढ़ती जाएगी। तो मुझे नहीं पता कि सिर्फ आप टैरिफ बढ़ा के, आज तक तो आपने सर्कुलर डेट को कम नहीं किया है, इस साल कैसे कम करेंगे, अगले साल कैसे कम करेंगे, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
और क्योंकि इस दफा तो IMF बड़ी सख्त है, उसने कहा है कि अगर आपने इसमें से किसी भी जो मुआहिदा तय हुआ है किसी भी शर्त के ऊपर पूरा ना उतरे तो फिर इसको सख्त खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और आगे आने वाले मुआहिदों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। मजहर अब्बास साहब, मेरा ख्याल है कुछ सोच रहे हैं मजहर साहब। देखिए, आपका सवाल है जी, आपका सवाल है कि हुकूमत की माशी पॉलिसी को रेट करें। जितने हमारे दोस्तों ने आर्गुमेंट दिए उन्होंने माशी पॉलिसी को उनको रिजेक्ट किया है। सिर्फ आप देखें ना, जिस मुआहिदे का जो अभी एफर्ट्स के लिए दिए हैं वो माशी एफर्ट्स ही है ना। नहीं तो माशी एफर्ट क्या, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि इस एफर्ट के नतीजे में क्या होने जा रहा है। अच्छा। क्या होगा अल्टीमेटली, क्या होगा। अच्छा, हमें तो ये पता ही नहीं है ना। तो हमने जो बाकी अगर 12 महीने देखें तो 12 महीने में देयर इज अ कंसेंसस कि 12 महीने में कोई ऐसी आपने नहीं देने स्टार, आप ना दे, कोई मसला नहीं है मज़े साहब। अलीना, पीएम साहब ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है, एटलीस्ट जो सामने हमें नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो है वो इम्प्रूव है, हमारे जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स है वो किस तरीके से इम्प्रूव हुए हैं। तो ये चीजें तो हमारे सामने अभी है ना। एक जो गैर यकीनी की पूरी सूरत हाल थी वो तो खत्म हुई है, और सऊदी अरब से पैसे आने, UAE से पैसे आने, इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसी से पैसे आने, IMF के साथ वो चीज हो जाने, IMF इम्पोर्टेंट तो था ऊपर बर्डन है IMF। अच्छा, एक करके जी, मैंने कहा डार साहब ने बेशक पिछले चंद महीने का जो मेस है वो उन्हीं के ऊपर ही जाता है वो, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से काम किया तो एक्चुअली मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आई है, बल्कि 10% जो है वो बढ़ चुकी है हमारी स्टॉक मार्केट। तो ये भी तो हमें नजर आ रहा है ना, और इंटरनेशनल बॉन्ड्स के भी पाकिस्तान के लोगों को कितना रिलीफ मिला है। शहजाद, आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? शहजाद, आप कुछ कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वैसे ये बिल्कुल ठीक है, कम से कम मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्शन मिली है, लेकिन जो दुरुस्त फैसले करने थे, बेटर लेट देन नेवर, वो हमने कर लिए हैं। अब यहाँ से हमें इस पे ऑब्वियसली ग्राउंड वर्क करना है, काम करना है, रिफॉर्म्स लेकर आने हैं ताकि मईशत तरक्की कर सके। लेकिन आप ये देखें ना, अब हम मेरे ख्याल से तो इकोनॉमिक सूरत हाल पे तो बड़ा मजाका खेज ही होगा अगर इंडिया से अपना कंपैरिजन करें, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अब इसहाक डार साहब अभी आके शायद उन्होंने खिताब किया किस चीज पे कि हमें UAE से $1 बिलियन का उधार मिल गया है। सऊदी अरब उधार देता है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। IMF से मुआहिदा हो जाता है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। खुदा के वास्ते, मतलब हम ये सोचें कि हम पाकिस्तान और किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हम इस रियासत को, इस मुल्क को कहां पे लेकर आ गए जब मुल्क को मामूली सा लोन मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझा जाता है। मतलब इस ये तो चंद ही ममालिक है ना जो कि शादियाने बजाते हैं अगर हमें IMF से कर्जा मिल जाए। मतलब हम कंपैरिजन पता नहीं किस किस से करते हैं, अपने आप को किससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वी स्टैंड नोवेयर। ममालिक में अगर चले हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, करते वही है, लेकिन फिर हम डिस्क्लेमर भी दे देते हैं जी कि हम मिठाइयाँ नहीं बांट रहे, खुशियाँ नहीं मना रहे, लेकिन फिर भी बयानात से तो वही नजर आता है। बहरहाल हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।